नमस्कार साथियों। चलिए आज देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। दोस्तों थोड़ा सा पीछे चल करके देखना पड़ेगा। देखिए गुलाम वंश में आप जानते हो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का 3 अंतिम शासक बता रहे हैं। एक तो बलबन है ना। बलबन के बाद जो शासन किया था इसका लड़का कैकवाद किया था। और कैकवाद के बाद जिसने शासन किया ना वो कैकवाद का लड़का कैमूर्स था। कौन था? कैकवाद का लड़का कैमूर्स था। ये कैमूर्स जो 3 वर्ष का मात्र बालक है ये भी शासन किया है। कैकवाद है ना। कैकवाद जब शासन कर रहा था तो इसने इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनानायक बनाया था। यह एक तुर्क शासक था और इस गैर तुर्क को क्या बना दिया था? गैर तुर्क को इसने अपना सेनापति बना दिया था। इसीलिए जो गुलाम वंश के अमीर सरदार थे वो लोगों को भय व्याप्त था कि ये गैर तुर्क अगर सेनापति है तो इससे हमेशा साम्राज्य पर खतरा रहेगा। तो वो लोग क्या सोचते थे कि कैकवाद अब इसको जब सेनापति बनाया है तो कैकवाद को सिंहासन से हटा दिया जाए, किसी और को सिंहासन पर बैठा करके इसको भी सेनापति के पद से हटवा दिया जाए। यही बात सोच रहे थे अमीरजादे। तब तक क्या हुआ? कैकवाद को लकवा मार दिया और लकवा मार दिया तो उन अमीरों को और भय व्याप्त हो गया कि शासक को लकवा मार गया है, अतः जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लेगा। उन लोगों ने आनन फानन में कैमूर्स को क्या किया? सिंहासन पर बैठा दिया। मात्र 3 वर्ष का बालक था। अब ये तो निर्णय ले नहीं पाएगा तो इसके संरक्षक के रूप में किसी अमीरजादे को लोग नियुक्त करने ही वाले थे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी हत्या करके अपने नाम से खिलजी वंश की स्थापना कर दिया। और जब इसने खिलजी वंश की स्थापना की ना तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं खिलजी वंश के। यहीं से क्या क्या क्वेश्चन बनता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो संस्थापक कौन है? खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। दूसरी बात यह है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस वंश की स्थापना कब की थी? तो 13 जून 1290 को अपना राज्याभिषेक किया और राज्याभिषेक करने के साथ साथ खिलजी वंश की नींव भी रखी। अब जब ये शासक बना ना तो इसके शासक बनने से दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक भावना में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बहुत महान परिवर्तन आया। 4 चीज़ों को बता रहा हूँ। इसके शासक बन जाने से 4 महान परिवर्तन आए थे। वो 4 महान परिवर्तन क्या है इन यहाँ पर देख लीजिए। इसने क्या किया ना, साम्राज्य विस्तार की नीतियों को ले आया। साम्राज्य विस्तार नीतियों को ले आया। यानी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सल्तनत काल में विस्तार काल का आरंभ कहाँ से होता है? पूरे सल्तनत काल में ना जब खिलजी वंश स्थापित हुआ वहीं से सल्तनत का विस्तार काल शुरू हो जाता है। तो खिलजी वंश को सल्तनत का विस्तार काल भी कहा जाता है। सल्तनत का विस्तार काल, ये चीज़ें याद रखना। क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि जब ये शासक बना है तो इसने साम्राज्य विस्तार की नीतियों को लाना शुरू कर दिया। मतलब नियम ये एक बन गया कि अब क्या होगा कि साम्राज्य का विस्तार होगा एक शासक दूसरे शासक पर। यानी ये इसने कहा कि हमारे वंश के जितने भी शासक रहेंगे, हम ही और हमारे वंश के जितने शासक रहेंगे सारे के सारे लोग साम्राज्य विस्तार करेंगे। यानी दूसरे शासकों पर आक्रमण करके उसके साम्राज्य को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाते जाएंगे। तो इस तरह से साम्राज्य को विस्तृत कर दिया जाएगा, बड़ा कर दिया जाएगा। यानी साम्राज्य विस्तार की नीतियों को लाने वाला जो शासक है वो कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। इसने दूसरा कहा कुलीनता के सिद्धांत का अंत कर। ये कुलीनता के सिद्धांत का अंत, कुलीनता का अंत है ना, और प्रतिभा का महत्व। यानी इसने कहा कि मतलब इसके शासक बन जाने से कुलीनता के सिद्धांत का अंत हो गया और प्रतिभा का महत्व हो गया। यानी इसने कहा कि जब ये शासक बना तो इसके शासक बनने के पश्चात ये अनाउंसमेंट हो गया एक तरह से कि अब के बाद वही शासक बनेगा जो योग्य रहेगा। अयोग्य लोगों को शासक नहीं बनने दिया जाएगा। यानी चाहे वह शासक का लड़का ही क्यों ना हो, कोई भी रहे है ना, शासक का लड़का ही क्यों ना हो, उसको भी
शासक नहीं, उस वह अगर अयोग्य है तो उसको भी शासक नहीं बनने दिया जाएगा। यानी कुलीनता का अंत किया जाएगा, प्रतिभा को महत्व दिया जाएगा। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आया, इसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। राजनीति, धर्म को राजनीति से अलग कर दिया, अलग कर दिया। अब धर्म को राजनीति से अलग कर दिया, यानी जो भी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, जो भी जितने भी धर्म थे, उन सभी धर्मों का राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और राज्य भी आकर के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी दोनों अलग अलग रहेंगे। राज्य अपना काम करेगा, धर्म अपना काम करेगा। राज्य धर्म में जाकर हस्तक्षेप नहीं करेगा, धर्म राज्य में जाकर हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस तरह से धर्म को राजनीति से अलग कर दिया गया। अगर एक तरह से देखिए ना, तो आज के डेट में क्या है, आज भी हमारे संविधान में धर्म को राज्य से अलग कर दिया गया है ना। यानी धर्म हमारा राज्य में हस्तक्षेप नहीं करता है और राज्य जाकर के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह आया, भारतीय मुसलमानों को बड़े पद देने की प्रथा का प्रारंभ हुआ। भारतीय मुसलमानों को बड़े पद देने की प्रथा का प्रारंभ, देने की प्रथा का आगाज हो गया। तो भारतीय मुसलमानों को बड़े पद देने की प्रथा का प्रारंभ भी इसी के शासनकाल में हुआ। तो ये 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन आए इसके शासक बनने से, है ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के। पहला क्या है, हम साम्राज्य का विस्तार करेंगे, यानी एक अपने साम्राज्य, हमारा जितना बड़ा साम्राज्य है उससे ज़्यादा हम अपना साम्राज्य कर देंगे अन्य शासकों को पराजित करके। दूसरा का कुलीनता के सिद्धांत का अंत करेंगे, यानी हमारा ही लड़का अगर अयोग्य है तो मैं अपने लड़के को शासक नहीं बनने दूंगा। एक गरीब का लड़का जो कि बहुत गरीब है, अगर वह बहुत योग्य है तो उसको शासक बनने दूंगा। यानी इसका मतलब कुलीनता के सिद्धांत का अंत करके प्रतिभा के सिद्धांत को महत्व दिया गया। धर्म को राजनीति से अलग कर दिया गया और भारतीय मुसलमानों को बड़े पद देने की प्रथा का आरंभ हो गया। जैसे उस समय ईरान के मुसलमान, है ना, सऊदी अरब के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान, तमाम मुसलमान भारत में आकर के बस जाते थे। तो ऐसे मुसलमानों को बड़े पद भी दिया जाता था। तो इसके शासनकाल में ये हुआ ना कि जो भारतीय मुसलमान हैं, जो मूल रूप से भारत के मूल निवासी हैं, ऐसे मुसलमान जो केवल भारत के हैं, उन्हीं को हम बड़े पद देंगे। विदेश से आए हुए, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ऐसे जगहों से आए हुए मुसलमानों को बड़े पद नहीं दिए जाएंगे। तो वही है, भारतीय मुसलमानों को बड़े पद देने की प्रथा का आरंभ कहाँ से होता है, इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल से होता है। अब देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ना, ये बहुत उदार शासक है। इसको मिटा दे रहे हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत ही उदार शासक है ना। अच्छा, इस चीज़ को पहले ना लिखिए, पहले ये लिख लीजिए कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ना, इसके शासनकाल में चंगेज खां के वंशज उलुग खां के नेतृत्व में मंगोलों को दिल्ली में बसाया गया था। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया ना, दिल्ली में, जैसे ये अगर भारत का हम मैप बनाएं, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ भी बन सकता है। है ना, तो ये जो भारत है ना, भारत में आपका जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यहाँ पर दिल्ली है। दिल्ली में उलुग खां के नेतृत्व में, है ना, चंगेज खां के वंशज उलुग खां के नेतृत्व में मंगोलों को दिल्ली में ला करके बसाया गया। और ऐसे मुसलमानों को नौ मुस्लिम कहा गया, यानी नए मुसलमान कहा गया। तो नौ मुस्लिम किसे कहा जाता है, तो नौ मुस्लिम यानी मंगोल से आए हुए मुसलमानों को दिल्ली में बसाया गया, है ना, और उनको नौ मुस्लिम नाम दिया गया। किसने बसाया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बसाया था। किसके नेतृत्व में बसाया था, उलुग खां के नेतृत्व में इसको बसाया गया। ये कौन है, चंगेज खां का वंशज है। चंगेज खां का वंशज उलुग खां के नेतृत्व में मंगोलों को भारत के समीप यानी दिल्ली में बसाया गया। और दिल्ली में किसने बसाया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बसाया था। और उनको नाम क्या मिला था, नौ मुस्लिम। इतिहास में नौ मुस्लिम के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ना, ये बहुत ही उदार शासक है। कैसा शासक है, बहुत ही
उदार शासक है। अब उदार शासक है, उदार होने के कारण इसका जो भतीजा है और इसका दामाद है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, इसकी उदारता का फ़ायदा उठा करके इसकी हत्या भी करता है। लेकिन इसकी उदारता कहाँ कहाँ देखने को मिलती है इसको देख लीजिए। जैसे अभी हमने बताया था ना, ये बलबन, बलबन के बाद कैकवाद, कैकवाद के बाद कैमूर। रुक जाइए, थोड़ा सा स्याही भर लेते हैं। हाँ देखिए, जो गुलाम वंश का शासक बलबन था, बलबन का एक भतीजा था, उसका नाम छज्जू था। क्या नाम था? छज्जू उसका नाम था। और ये छज्जू कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, है ना। यहीं से थोड़ा सा दूर है कड़ा मानिकपुर का, वो क्या है, सॉरी इधर नहीं, इलाहाबाद में, इलाहाबाद के समीप पड़ जाता है ना। कड़ा मानिकपुर का ये क्या था? सूबेदार था, जागीरदार था। और उसको ये क्या किया, बलबन को तो बलबन तो मर ही चुका था, इसका लड़का कैकवाद का लकवा मार गया था, है ना। और कैकवाद और इसका छोटा सा लड़का कैमूर्स, कैमूर्स की इसने तो हत्या कर ही दी थी, कैमूर्स की हत्या इसने कर ही दी थी। तो इसने क्या किया, इस छज्जू को अपनी उदारता बस क्षमा कर दिया था, जबकि वो जानता था कि छज्जू हमारे लिए बहुत सिरदर्द है, बहुत बड़ी समस्या है। तो इस छज्जू को जानता था कि इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी इसको अपनी उदारता बस क्षमा कर दिया था। और दूसरा उदाहरण ये है कि इसकी उदारता का दूसरा, कि एक बार इसने रणथंभौर को जीता, यहाँ पर रणथंभौर अभियान किया। और रणथंभौर अभियान में इसने क्या कहा, मैं मुसलमानों के एक बाल के लिए ऐसे हजारों रणथंभौर कुर्बान कर सकता हूँ, है ना। तो वहाँ पर इसकी एक उदारता देखने को मिली। तीसरी उदारता इसकी यहाँ पर देखने को मिलती है कि एक बार इसने अपने विद्रोहियों के विरुद्ध में इसने कहा कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमान का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। तो ये सभी जो उक्तियाँ हैं, जो कहा गया है, इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा कहा गया है, इन सभी चीज़ों से, इन सभी बातों से ये लगता है कि ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत ही उदार है। उसने 3 वर्ष के बालक कैमूर्स की हत्या तो की, लेकिन वो जानता था कैमूर्स कि अगर मैं हत्या नहीं करूँगा तो मुझको क्या किया जाएगा, सेनापति के पद से हटाया जाएगा और बाद में मेरी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए उसकी ये मजबूरी थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उदार था। इसके उदारता का एक अपवाद भी मिलता है। इसकी उदारता का एक अपवाद ये है कि सीदी मौला नाम का एक फ़कीर था। सीदी मौला नाम का एक फ़कीर था, है ना। इसको राजद्रोह के आरोप में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको मृत्युदंड की सज़ा दे दी थी। तो सीदी मौला जो ये फ़कीर थे, इनको राजद्रोह के आरोप में, सीदी मौला राजद्रोह के आरोप में इनको मृत्युदंड की सज़ा दी थी। तो सज़ा ये नहीं देता था, हर कार्य में ये उदारता अपनाता था, लेकिन इसको सज़ा दे दिया था। तो यही एक अपवाद है ना। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने हर कार्य में उदारता अपना रहा है। जैसे कि रणथंभौर अभियान में एक मुसलमान के एक बाल के लिए मैं हजारों रणथंभौर कुर्बान कर सकता हूँ, ये वाली बात। दूसरा ये कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमान का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है, ये दूसरी वाली बात। तो इन सभी चीज़ों से इसका एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसका एक भतीजा था, वो बहुत प्रभावित हुआ। वो प्रभावित क्या हुआ, उसको ये लगा ना कि ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये जो हर काम में उदारता अपना रहा है, ऐसे ही उदारता अपनाता रहा तो क्या होगा, एक दिन सिंहासन भी इसके हाथ से निकल जाएगा। तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा होने के साथ साथ उसका दामाद भी था। तो इसने ये सोचा कि मतलब मैं तो इनका दामाद और भतीजा हूँ, तो मैं ही क्यों ना इस सिंहासन को हड़प लूँ। आखिर इतनी उदारता दिखा रहे हैं तो उदारता के कारण कोई ना कोई सिंहासन को छीन ही लेगा। तो इसने सोचा कि मैं ही सिंहासन को ले लेता हूँ। तो इसने यहाँ पर जहाँ छज्जू जागीरदार के रूप में था, है ना, वहाँ पर उस छज्जू की कोई षड्यंत्र ना करने पाए, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ पर भेजा गया था। जलालुद्दीन ने भेजा था, है ना, कि वो कोई षड्यंत्र ना कर पाए हमारे खिलाफ। तो इसको लगा कि बताइए कि यहाँ पर ये जो सिरदर्द बना बैठा है, इसको रास्ते से हटा देना अच्छा है।
है ना। एक तो इसको सिरदर्द बनाकर रखा गया है, दूसरे हमारा भी जीवन क्या है, बेकार होता जा रहा है। ऐसे लोगों की हिफाजत हम कर रहे हैं जो लोग शासक के लिए खतरा है। तो इसको ये सभी कार्य अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसने क्या किया, इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को यहाँ पर कड़ा मानिकपुर बुलाया और वहीं पर धोखे से इसकी हत्या कर दिया। यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी जब यहाँ पर आया तो इसकी धोखे से यहीं पर हत्या कर देता है और हत्या करके सिंहासन की बागडोर को अपने हाथ में ले लेता है। और जब सिंहासन की बागडोर को ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने हाथ में ले लिया ना, तो बलबन ने एक महल बनवाया था जिस महल का नाम था लाल महल। लाल महल, उसी लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना क्या, राज्याभिषेक करवाया। और राज्याभिषेक करा करके 1296 से ले करके राज्याभिषेक करके 1296 से ले करके 1316 तक, है ना, शासन किया। और इसके अलाउद्दीन खिलजी का जो इतिहास है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको तो मैं कल बताऊंगा। लेकिन इतना जानते रहिए, दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हैं उन सब में बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक कौन माना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी माना जाता है ना। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले दिन आप लोगों से पुनः एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक क्या, ये अलाउद्दीन खिलजी नाम के टॉपिक के साथ पुनः आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।